एक विवाह ऐसा भी सीजन 2 का भाग 21। अब तक हमने पढ़ा है कि जेनिल मुस्कुराकर बोला, मैं तो पहले से ही सीरियस हूँ। काजू बिना कुछ बोले गाड़ी से बाहर आ गई और गाड़ी से लगकर खड़ी हो गई। अब आगे। जेनिल कुछ देर तक बाहर नहीं आया। काजू ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। जब उसे लगा कि जेनिल अभी तक कुछ बोला नहीं तो वो मुड़ने ही वाली थी कि जेनिल उसकी ओर आते हुए बोला, काजू पीछे देखो पीछे। काजू हैरानी से जेनिल को देखकर बोली, कह तो ऐसे रहे हो जैसे पीछे मेरे लिए कोई सरप्राइज़ तैयार किया हो तुमने। काजू ने मुंह फेर कर कहा, सरप्राइज़ का नाम भी नहीं सुना होगा तुमने तो। काजू की इस बात पर जेनिल ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी काजू ने झट से जेनिल को देखा तो काजू ने मन ही मन कहा, ये मैंने क्या बोल दिया। काजू जेनिल से कुछ कहने ही वाली थी कि जेनिल ने आंखें खोली और काजू का हाथ पकड़कर गाड़ी के आगे से लेकर आते हुए उसे दूसरी ओर ले आया। काजू जेनिल को ही देख रही थी। जेनिल ने काजू के चेहरे को छूते हुए हौले से कहा, सामने देखो। काजू ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। एक बार वो जेनिल को देखती तो दूसरी बार सामने देखती। जेनिल ने काजू को देखे बिना ही उसको अपनी बाजू में समेट लिया और बोला, तुम्हारे लिए कुछ भी। काजू जेनिल के सीने से लगी उसे बड़ी हैरानी और प्यार से देख रही थी। ताज पुलिस स्टेशन आया। वो कैबिन में बैठा था तभी उसके पास कॉल आई। स्क्रीन पर तनु नाम फ्लैश हो रहा था। तनु का नाम देखते ही ताज ने अपनी आंखों को बंद कर लिया लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। कुछ देर बजकर फ़ोन बंद हो गया। तभी फिर से कॉल आई। इस बार भी तनु का ही था। ताज ने गुस्से में फ़ोन पिक किया और सामने से सुने बिना ही बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? एक बार बोल दिया ना, मेरा पीछा छोड़ दो। ताज बोलकर चुप ही हुआ था कि सामने से आदमी बोला, देखो मिस्टर, आपका जो भी मैटर है आप बाद में सॉल्व कर लेना, लेकिन उससे पहले इस लड़की की जान बचाओ, इसका एक्सीडेंट हो गया है। ताज ये सुनते ही बोल पड़ा, क्या कहा? तनु बताओ मुझे। आदमी, हम इसे पास के हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चोट आई है, आप वहीं आ जाइए। ताज ने पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए कहा, मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ। आदमी ने हॉस्पिटल का नाम बताया और फ़ोन कट कर दिया। ताज बिना देरी किए गाड़ी की ओर बढ़ा और जल्दी से स्टार्ट करके हॉस्पिटल की ओर दौड़ा दी। जेनिल ने काजू को देखे बिना ही उसकी अपनी बाजू में समेट लिया और बोला, तुम्हारे लिए कुछ भी। काजू जेनिल के सीने से लगी उसे बड़ी हैरानी और प्यार से देख रही थी। जेनिल ने काजू का चेहरा अपनी ओर से हटाकर सामने करते हुए कहा, अभी तो ये देखो मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, बाद तक देखती रहना। काजू मुंह बनाते हुए जेनिल से दूर हो गई। फिर बोली, पास कहाँ रहोगे, अभी तो कह रहे थे कि मुझे घर जाना है। जेनिल ने काजू को खींचकर फिर से अपनी बाहों में लेकर कहा, हाँ लेकिन फिर शादी करके वापस ले आऊँगा ना। काजू मुस्कुरा दी तो जेनिल ने आगे कहा, अब अंदर चलने का मन है या फिर बाहर चलें? काजू ने झट से जेनिल का हाथ पकड़कर कहा, अब तुमने इतने प्यार से सरप्राइज़ दिया है कि अगर मैं अंदर नहीं गई तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी ना, इसीलिए मुझे जाना चाहिए। जेनिल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। काजू जेनिल का हाथ पकड़कर आगे आगे चल रही थी तो जेनिल काजू के पीछे पीछे चलने लगा। काजू जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसके होंठों की स्माइल बढ़ती जा रही थी। काजू ने जेनिल को देखे बिना आगे चलते हुए ही कहा, तुम सबसे अलग हो ये मैं जानती थी, लेकिन इतने ज़्यादा अलग हो ये कतई नहीं जानती थी। जेनिल चलते चलते मुस्कुरा दिया। तभी काजू झट से रुक गई। फिर बोली, ये बताओ इतनी सारी तैयारी तुमने खुद करी? जेनिल ने सीधा सा जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ ऑर्डर किया, ये सब काम लोगों ने किया। काजू ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, तभी मैं सोचूं मेजर साहब इतने फ्री कब से हो गए कि इतना सारा काम खुद कर दिए। काजू अभी भी रुकी हुई थी तो जेनिल आगे बढ़ गया और काजू को गोद में उठाकर चलते हुए बोला, अगर तुम यहीं खड़ी रही तो मेरा बनाया सरप्राइज़ सच में ख़राब हो जाएगा। काजू ने आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, क्या एक और सरप्राइज़? काजू बच्चों की तरह बोली, जल्दी चलो जल्दी। जेनिल काजू को फिर देख मुस्कुरा दिया। ये एक बड़ा सा पार्क था जो शहर से काफ़ी दूर था। देखने पर गोल आकार का था जिसमें छोटी छोटी हरी घास थी, बीच बीच में छोटे पौधे थे और चारों ओर कहीं कोई बड़ा पेड़ था तो कहीं कोई खूबसूरत सी झाड़ी थी। जेनिल काजू के लिए इसके बीचों बीच आ गया जहाँ एक कमरा था। जेनिल कमरे में गया तो काजू जोर से बोली, ये इसमें इतना अंधेरा क्यों है? जेनिल ने काजू को नीचे उतारा और फिर धीरे से बोला, थोड़ा सब्र तो रखो। काजू चुप हो गई तो जेनिल उससे दूर हुआ और कमरे की लाइट जला दी। लाइट जलते ही कमरे में चारों ओर रोशनी हो गई। रूम के बीचों बीच एक मीडियम साइज की टेबल थी जिसके दोनों ओर स्टाइलिश चेयर रखी थी। टेबल पर कुछ बुके के साथ साथ सामान रखा था। आसपास बैलून बिखरे पड़े थे। तभी काजू की नज़र फर्श पर गई जहाँ से पानी बह रहा था। काजू ने हैरानी से जेनिल की ओर बढ़कर कहा, ओह यहाँ तो पानी भरा है, अब हम वहाँ तक कैसे जाएंगे? जेनिल ने काजू को अपने हाथों में लिया और आगे बढ़ गया। जेनिल के आगे बढ़ते ही काजू ने आंखों को काजू
भी जैनिल के साथ आगे बढ़ गई। तभी काजू ने टिमटिमाते हुए कहा, अच्छा ये फर्श ही है, ऐसी ही है। अब आसपास की दीवारों को देखा जो उसे नज़र ही नहीं आ रही थी। काजू ने फिर से हैरान होकर कहा, जैनिल ये हम कहाँ आ गए? हम तो एक रूम में आए थे ना। जैनिल ने काजू को ठीक से पकड़कर कहा, हम रूम में ही हैं। ये इल्यूशंस हैं, दीवारों को ऐसे ही बनाया गया है कि हमें लगे कि हम पहाड़ों और नेचर के आसपास हैं। काजू ने हैरानी से मुंह खोलकर कहा, अच्छा ये बात है। जैनिल ने कुछ नहीं कहा। दोनों टेबल के पास आए और आमने सामने बैठ गए। रूप ने सुधीर को देखा, फिर 2 कदम पीछे होकर बोली, नहीं मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। सुधीर जो घुटनों के बल बैठा था वो उठकर रूप के पास आया और उसकी ओर हाथ बढ़ाने लगा। तभी रूप 2 कदम पीछे हटकर बोली, प्लीज़ सुधीर जी आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुधीर ने अपना हाथ पीछे लेकर कहा, रूप जी आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको इस दुख की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपकी ज़िंदगी के हर सुख दुख में आपके साथ रहूँगा। रूप ने सुधीर से मुँह फेर लिया। दूसरी ओर खड़ी होकर बोली, नहीं मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप या कोई और किसी भी मुसीबत में पड़े। मैं अपने आप को नहीं जानती, मेरे माता पिता कौन हैं। मैं एक ऐसी औरत के साथ रह रही थी जो मेरी माँ ही नहीं थी। रूप की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो आगे कुछ नहीं बोली और वहीं बैठ गई। सुधीर भी रूप के कुछ दूर पर बैठ गया। उसने रूप को देखे बिना ही कहा, मुझे आपसे प्यार है रूप जी, मैं आपको अकेले कहीं जाने नहीं दे सकता और बिना किसी रिश्ते के अगर मैं आपके साथ गया तो ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। सुधीर के ये कहते ही रूप उसे देखने लगी, लेकिन सुधीर ने एक बार भी रूप को नहीं देखा। सुधीर आगे बोला, मैं ये भी जानता हूँ कि आपके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन इस वक्त आप अपने आप को खोज रही हैं, इसीलिए सब नहीं सोचना चाहती। लेकिन यकीन मानिए मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। अब फैसला आपके हाथ में है। रूप अब भी कुछ नहीं बोली, वो ज़मीन को घूरने लगी। सुधीर उठकर एक और चला गया। जैनिल काजू को ही देख रहा था तो काजू अब भी आसपास देखकर खुश हो रही थी। काजू ने बिना जैनिल को देखे ही कहा, अक्सर लोग अपनी गर्लफ्रेंड को रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, लेकिन तुम मुझे एक नई जगह लेकर आए हो। जैनिल ने हैरानी से कहा, गर्लफ्रेंड? तुम मेरी गर्लफ्रेंड कब से बन गई? अब काजू ने जैनिल को देखकर कहा, अब जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही तो हूँ। जैनिल ने सख्ती से कहा, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी वाइफ हो और वाइफ ही रहोगी, समझी? काजू ने जैनिल को घूरते हुए कहा, क्यों? हमेशा तुम्हारी मर्जी थोड़ी न चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी। अब जैनिल ने भी काजू को घूरते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में ऐसे बकवास आइडियाज़ आते कहाँ से हैं? काजू ने लंबी सांस लेकर कहा, बहुत दूर से। सबके दिमाग में नहीं आते, ये स्पेशल लोगों के पास ही आते हैं। काजू ने ये सब इतनी मासूमियत से कहा कि जैनिल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तभी जैनिल ने कहा, अच्छा बताओ क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? काजू ने एक पल सोचकर कहा, कॉफ़ी तो बोरिंग लोग पीते हैं, हम तो चाय पियेंगे। जैनिल ने टेबल पर रखे एक बर्तन से चाय निकाली और कप में डालने लगा। तभी काजू ने अचानक से कहा, एक मिनट, तुम्हें पता था कि मैं चाय ही लूँगी? जैनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हो चुका हूँ। काजू ने एक पल सोचकर कहा, अच्छा तो ये बताओ मेरी 5वीं रग में कैसा ब्लड है? जैनिल ने एक नज़र काजू को देखा, फिर उसकी ओर चाय का कप बढ़ाते हुए बोला, ब्लू कलर। यकीन ना हो तो चेक कर लो। काजू अब कुछ नहीं बोली तो जैनिल ने खुद का चाय का कप उठाकर काजू को चाय पीने का इशारा करते हुए बोला, अब तुम्हारी बकवास ख़त्म हो गई हो तो चाय पी सकती हो। काजू ने चाय का कप उठाया और जैनिल को देखते हुए पीने लगी। दोनों ने अपनी चाय ख़त्म करी। तभी जैनिल ने कहा, तो अब कब मिलोगी मुझसे? काजू ने इतराते हुए कहा, अब हम शादी के बाद ही मिलेंगे, उससे पहले नो चांस। जैनिल कुछ बोलने वाला ही था कि उसका फ़ोन बजने लगा। जैनिल ने फ़ोन देखा तो सुधीर की कॉल थी। जैनिल ने पिक करके फ़ोन कान में लगा लिया। सुधीर जैनिल ने फ़ोन रखा और काजू को चलने के लिए कहा तो काजू ने बैठे ही कहा, लेकिन अभी तो हम आए हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। तो जैनिल ने उठते हुए कहा, ठीक है हम जाते हैं। अभी जैनिल ने काजू से कहा, सुधीर का फ़ोन था, उसने अभी आने के लिए कहा है, हमें चलना ही होगा। काजू, ठीक है चलो। काजू बेमन से उठी। दोनों जल्दी से गाड़ी के पास आए तो काजू ने मुड़कर एक बार फिर से इस जगह को देखा। तभी जैनिल बोल पड़ा, काजू जल्दी चलो यार। काजू गाड़ी में बैठ गई तो जैनिल ने गाड़ी मोड़ ली और चले गए। कुछ देर बाद दोनों सुधीर और रूप के सामने थे। काजू सीधे सुधीर के पास आकर बोली, क्या बात है भाई, रूप ने हाँ नहीं करी क्या? सुधीर ने कुछ नहीं कहा तो काजू समझ गई कि रूप ने सुधीर को मना कर दिया। काजू अब रूप की ओर बढ़ गई तो जैनिल सुधीर से बात करने लगा। काजू रूप के पास आई और रूप के पास बैठ गई।
काजू ने रूप के कंधे पर हाथ रख लिया। तभी रूप ने काजू का हाथ हटा दिया। काजू हैरानी से रूप को देखते हुए बोली, क्या हुआ तुझे? रूप ने काजू को देखे बिना ही कहा, मुझे नहीं पता था काजू कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। रूप की बात सुनकर काजू को बहुत दुख हुआ। उसने दुखी मन से कहा, रूप भाई तुझसे प्यार करते हैं। काजू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रूप बोली, रहने दे काजू, तू तो अपने भाई के साथ ही देगी ना, मेरा साथ किस लिए देगी तू? काजू ने दुखी मन से कहा, नहीं रूप, ऐसी बात नहीं है, तू मेरी दोस्त है। तभी रूप बीच में बोली, हाँ दोस्त हूँ, तभी तो मुझसे जाने बिना अपने भाई को मेरे साथ छोड़कर चली गई। काजू अब कुछ नहीं बोली तो रूप भी चुप हो गई। काजू कुछ देर तक रूप के पास बैठी रही। फिर उससे कुछ याद आया तो वो उठकर उन सबसे दूर चली गई और अपनी माँ को फ़ोन किया। मोमो का फ़ोन राज ने उठाया। राज ने फ़ोन उठाते ही कहा, हमें पता था काजू, तुम्हारे फ़ोन जल्दी ही आएगा। काजू ने राज को कुछ बताए बिना ही कहा, मुझे क्या करना चाहिए डैडू? राज ने शांति से कहा, बेटा तुम सब घर आ जाओ, रूप को भी घर लेकर आओ, कुछ दिन हम सबके साथ रहेगी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, फिर वो अच्छी तरह से सोच सकती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। काजू ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, वैसे आपको सब पहले से ही पता चल जाता है ना? राज ने मुस्कुरा दिया और सबको घर आने के लिए कह दिया। काजू पहले सुधीर जैनिल के पास गई और घर चलने के लिए कहा। फिर वो रूप के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, रूप अगर तू शादी नहीं करना चाहती है तो मत कर, हम में से कोई भी तुझे फोर्स नहीं करेगा। घर चल, मम्मा ने बुलाया है। रूप ने खाली आंखों से काजू को देखा तो काजू ने रूप के सिर पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। रूप झट से काजू के गले लग गई तो काजू ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। दूर खड़ा जैनिल ये सब देख मुस्कुरा दिया। फिर उदास होकर मन ही मन बोला, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है काजू, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा, लेकिन तुम्हारे माता पिता की बात नहीं टाल सकता। काजू रूप को अपने साथ लेकर आ गई तो सुधीर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन काजू ने आंखों ही आंखों में सुधीर को मना कर दिया। काजू रूप को लेकर जैनिल की कार की ओर बढ़ गई और पीछे की सीट पर रूप को बैठाकर खुद जैनिल के साइड में आकर बैठ गई। काजू ने जैनिल को राज के घर चलने के लिए कहा तो जैनिल ने हामी भरी और कार स्टार्ट कर दी। सुधीर भी उनके साथ ही वहाँ से चला गया, लेकिन सुधीर घर न जाकर अपने ऑफिस की ओर चला गया, जबकि जैनिल घर की ओर मुड़ गया। कुछ देर बाद जैनिल काजू और रूप को घर लेकर आ गया। जैनिल काजू और रूप के साथ अंदर जाने लगा, तभी जैनिल का फ़ोन बजता है। जैनिल ने देखा फ़ोन मानो का था। जैनिल ने फ़ोन पिक किया ही था कि मानो बोल पड़ा, तू जहाँ कहीं भी है जल्दी से जल्दी घर आ। जैनिल ने शांति से कहा, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मानो ने परेशान होकर कहा, तू बस घर आ जा। जैनिल ने ठीक है कहा और फ़ोन को पॉकेट में रखकर काजू के गाल को छूकर बोला, काजू मुझे अभी घर जाना होगा, मानो ने जल्दी आने के लिए कहा है, तुम अपना ध्यान रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। जैनिल काजू की बात सुने बिना ही वहाँ से चला गया। काजू ठगी सी वहीं खड़ी रह गई। तभी मोमो बाहर आई और काजू रूप को देखकर मुस्कुराकर बोली, अरे तुम दोनों बाहर ही क्यों रुक गई, अंदर आ जाओ बेटा। काजू ने मोमो को देखा तो भागकर मोमो के गले लग गई। रूप भी दोनों को देखकर हल्की सी मुस्कुरा दी। मोमो ने काजू को अलग करके रूप को अपने पास आने का इशारा किया तो रूप मोमो के पास आई और रूप को गले लगा कर बोली, तुम भी तो मेरी बेटी ही हो, बहुत दिनों बाद घर आई हो, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मोमो को ये कहते ही रूप फिर से मुस्कुरा दी तो काजू मोमो को हैरानी से देखने लगी। काजू ने मन ही मन कहा, डैडू ने मोमो को कुछ बताया नहीं क्या, ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। मोमो काजू और रूप को लेकर अंदर आ गई। तभी मनु अपने कमरे में से आती हुई रूप को देखकर उछलते हुए बोली, रूप बहुत दिनों बाद दिखाई दी यार, मैंने तुझे बहुत मिस किया। मनु ने आकर रूप को हग किया, फिर काजू की ओर देखकर बोली, आजा, तू भी बहुत दिनों बाद आई है, तुझे भी गले से लगा लूं। मनु ने काजू को हग किया तो काजू दूर हटते हुए बोली, तनु कहाँ है? मनु और मोमो ने एक साथ कहा, पता नहीं, उसकी बाइक भी नहीं है बाहर, पता नहीं कहाँ चली गई है। काजू वहाँ से जाते हुए बोली, मम्मा रूप की पार्टनर तो मिल गई है, मैं मेरी पार्टनर को लेकर आती हूँ। मोमो काजू को रोकती उससे पहले ही काजू वहाँ से बाहर चली गई। मनु रूप को अपने साथ ले गई तो मोमो अपने कमरे की ओर बढ़ गई। काजू बाहर आई, उसने अपना फ़ोन निकाला और तनु को कॉल किया, लेकिन तनु ने फ़ोन नहीं उठाया तो काजू खुद से बोली, घूम रही होगी कहीं, अभी लेकर आती हूँ उस घुमक्कड़ को। काजू ने भी अपनी बाइक ली और चली गई। ताज ने पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए कहा, मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ। आदमी ने हॉस्पिटल का नाम बताया और फ़ोन कट कर दिया। ताज बिना देरी किए गाड़ी की ओर बढ़ा और जल्दी से स्टार्ट करके हॉस्पिटल की ओर दौड़ा दी।
ताज हॉस्पिटल पहुंचा। उसने गाड़ी का दरवाज़ा भी बंद नहीं किया, पहले ही अंदर की ओर दौड़ पड़ा। ताज जैसे ही अंदर आया, एक आदमी आईसीयू के बाहर इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसने जैसे ही ताज को देखा, वो उसके पास आकर बोला, क्या आप ही हैं उस बाइक वाली लड़की के रिलेटिव? ताज ने इधर उधर देखते हुए कहा, जी हाँ। कहाँ है तनु? आदमी ने आईसीयू की ओर इशारा करके कहा, उधर। लड़की के बहुत चोट आई है, ऑपरेशन चल रहा है, मुझे नहीं लगता वो बच पाएगी। आदमी के इतना कहते ही ताज ने आदमी के मुंह पर एक घूंसा मारकर बोला, शट अप, जस्ट शट अप, उसे कुछ नहीं हो सकता, समझे? आदमी ने ताज को तनु का फ़ोन थमाकर कहा, अजीब ज़माना है, एक तो मदद करो, उस पर से मार खाओ। आदमी जाते हुए बोला, मैंने तो वही कहा जो मुझे कहा। ताज ने आदमी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो आईसीयू के दरवाजे की ओर खाली आंखों से देखने लगा। उसने मन ही मन कहा, नहीं तनु, तुम ऐसे नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ताज को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। तभी तनु के फ़ोन पर काजू का कॉल आ गई। ताज ने फ़ोन पिक करके कान में लगा लिया। सामने से काजू चिल्ला पड़ी, कमीनी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुझे पता था मैं आ रही हूँ, तब भी घर पर नहीं टिक सकती थी तू। ताज कुछ नहीं बोला तो काजू आगे बोली, अब चुप क्यों है? कुछ बोलेगी या मौन व्रत धारण करके रखा है? ताज अब भी कुछ नहीं बोला तो काजू ने सीरियस होकर कहा, तनु तो सुन रही है ना? हेलो। ताज ने अपनी आंखों को बंद करके कहा, तनु का एक्सीडेंट हो गया है, वो आईसीयू में है। काजू ताज की आवाज़ पहचान गई। उसने परेशान होकर कहा, लेकिन कैसे? घर पर तो सब नॉर्मल थे, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? ताज ने उदास होकर कहा, काजू प्लीज़ तुम हॉस्पिटल आ जाओ प्लीज़। काजू ने कुछ कहे बिना ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और हॉस्पिटल की ओर बढ़ गई। ताज ने जैसे ही फ़ोन रखा, आईसीयू का दरवाज़ा खुला। ताज दौड़कर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने सिर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी, हम इन्हें बचा नहीं पाए। डॉक्टर वहाँ से चली गई तो पीछे से 2 नर्स तनु के ऊपर सफ़ेद कपड़ा डालकर बाहर की ओर लेकर आने लगी। ताज ने तनु को जब देखा तो वो वहीं रखी चेयर पर थम से बैठ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तनु के साथ ये सब भी हो सकता है। एक पल में तनु उसके पास नहीं रही। ताज ने अपने माथे पर हाथ रखकर खुद से कहा, मैंने ऐसा क्यों किया? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तनु से ठीक से बात करता तो सब नहीं होता। नर्स ने ताज के पास आकर कहा, आप डेड बॉडी को ले जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दीजिए। ताज को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसे ये सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, जिससे वो जाग जाना चाहता था, लेकिन जाग नहीं पा रहा था। नर्स ने ताज की ओर एक फाइल बढ़ा दी, लेकिन ताज का पूरा शरीर सुन्न हो गया था, मानो उसमें जान ही ना हो। उसे उठा भी नहीं जा रहा था। तभी काजू दौड़ती हुई आई। काजू ने जैसे ही तनु को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। काजू की हालत भी कुछ ताज के जैसी हो चुकी थी। वो वहीं बुत बनकर खड़ी रह गई। नर्स के बार बार बोलने पर भी जब ताज ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो नर्स काजू की ओर बढ़ गई और काजू से बोली, देखिए वो तो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, आप ही इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। काजू ने नर्स को एक हाथ से साइड कर दिया और खुद तनु की ओर बढ़ गई। काजू ने तनु का चेहरा देखा जो एकदम शांत था। काजू ने अपने कांपते हाथों से तनु के चेहरे पर हाथ रखकर कहा, ओए तनु, देख मजाक बहुत हो गया यार, अब उठ जा। देख मुझसे ये सहन नहीं होगा, प्लीज़ उठ जा यार। लेकिन तनु ने कोई हरकत नहीं करी तो काजू ने गुस्से से कहा, तनु तुझे सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा उठ। अभी के अभी मजाक की भी हद होती है यार। तनु अब भी नहीं उठी तो नर्स ने कहा, सी इज नो मोर। नर्स के इतना कहते ही काजू ने नर्स को डांटते हुए कहा, शट अप, कुछ नहीं हुआ इसे, मैं अच्छे से जानती हूँ इसे, ये मजाक कर रही है। काजू की डांट सुनकर नर्स ने फाइल वहीं रखी और मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। काजू ने तनु को उठाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब तनु नहीं उठी तो उसने ताज की ओर बढ़कर कहा, तनु तुम्हारे साथ थी ना, क्या किया तुमने इसके साथ? काजू ने ताज पर गुस्सा करते हुए कहा, बोलते क्यों नहीं हो, क्या किया तुमने? वो तुम्हारे साथ रहती थी ना, तो तुम्हें तो सब पता होगा ना, बोलो। ताज कुछ नहीं बोल पाया तो हिम्मत करके उठा और खाली आंखों से तनु की ओर बढ़ गया। ताज ने तनु के हाथ को अपने हाथों में लेना चाहा, लेकिन तभी काजू ने बीच में ही ताज को रोकते हुए कहा, छूना मत उसे, तुमने उसकी जान ले ली, मार दिया तुमने उसे, अब तुम रोकर क्या साबित करना चाहते हो? ताज काजू के बिहेवियर से परेशान होकर तेज आवाज़ में बोला, हाँ मेरी वजह से हुआ ये सब, मैं जिम्मेदार हूँ तनु की मौत का, मुझसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तनु को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। ताज तनु की ओर मुड़कर बोला, तनु
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। जलन होती है मुझे जब तुम किसी और के बारे में सोचती हो। ताज की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो फिर भी बोला, आई रियली लव यू तनु, प्लीज़ उठ जाओ प्लीज़। लेकिन तनु नहीं उठी। काजू ने ताज को देखा तो उसे और गुस्सा आ गया। काजू ने ताज को दूर धकेलते हुए कहा, अब क्या फ़ायदा इजहार करो या मत करो, जान तो ले ली ना तुमने इसकी। काजू की इस हरकत पर ताज को भी गुस्सा आ गया, तो ताज ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, काजू डोंट क्रॉस योर लिमिट। ताज आगे बढ़कर काजू को तनु से दूर करने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे धकेल दिया। ताज और काजू ने देखा तो सामने जैनिल खड़ा था। जैनिल ने देखा ताज और काजू दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों एक ही सिचुएशन में थे, काजू अपनी बहन के लिए तो ताज अपने प्यार के लिए। लेकिन फिर भी जैनिल ने ताज को पीछे करते हुए कहा, ताज रिलैक्स। ताज ने काजू को गुस्से से देखा तो जैनिल ने ताज को घूरते हुए कहा, ताज इनफ। जैनिल ने ये इतनी तेज कहा कि काजू कांप गई। जैनिल ने काजू को अपनी बाहों में ले लिया तो काजू जैनिल को पकड़कर रोने लगी। जैनिल ने इधर उधर देखा, लेकिन ताज उसे नज़र नहीं आया। तभी जैनिल की नज़र तनु की ओर गई, जहाँ ताज बैठा तनु को देख रहा था। जैनिल ने कुछ नहीं कहा। उसने काजू को अपने साथ लिया और डॉक्टर के कैबिन की ओर बढ़ गया। मनु रूप को अपने कमरे में ले आई। तब गौरी जी फ़ोन में लगी थी। रूप ने गौरी जी को नमस्ते किया तो गौरी जी उनके पास आकर बोली, अरे तुम दोनों, ये देखो ये लहंगा कैसा लग रहा है। मनु ने गौरी जी के फ़ोन में झाँक कर कहा, क्या दादी आप शॉपिंग के अलावा कुछ और करती भी हैं? गौरी जी ने मनु की ओर देखकर मुंह बनाया, फिर रूप के करीब जाकर बोली, रूप बेटा आप बताओ अच्छा है ना? रूप ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी आपकी पसंद कभी बुरी हो सकती है भला? गौरी जी मुस्कुराकर मनु को देखते हुए बोली, ये हुई ना बात, मनु सीखो रूप से कुछ। मनु ने मुंह बनाया तो गौरी जी ने बाहर देखते हुए कहा, ये काजू और तनु कहाँ है? मनु अपने बेड की ओर बढ़ती हुई बोली, बाइक राइडिंग पर गई हैं दोनों। गौरी जी ने कुछ नहीं कहा, वो अपने फ़ोन में देखती हुई बाहर चली गई। तभी मोमो अपने हाथ में प्लेट लेकर अंदर आती हुई बोली, गर्मा गर्म चाय। मनु ने आंखों को चमकाकर कहा, मम्मा मुझे भी। मोमो ने मुस्कुराते हुए दोनों को चाय दी और खुद भी पीने लगी। जैनिल काजू के साथ डॉक्टर के कैबिन में आया, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, तो दोनों वापस आ गए। तनु तू ऐसे कैसे कर सकती है हम सबके? काजू तनु के पास गई। उसने तनु के गाल पर हाथ रखकर कहा, तू हम सबको छोड़कर नहीं जा सकती, उठ जा, बहुत हुआ यार। ताज जो काजू की बातें सुनकर भी अनसुनी कर रहा था, वो उठा और वहाँ से जाने लगा। तो काजू ने कहा, ताज आई एम सॉरी, वो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ताज कुछ नहीं बोला, वो आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी और तनु को खोना उसे अंदर तक तोड़ चुका था। काजू ताज की ओर बढ़ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ताज तुम तनु को भूल जाओ, एक अच्छी सी लड़की देखो और शादी कर लो। ताज काजू को हैरानी से देखने लगा तो काजू ने तनु को देखकर कहा, वैसे भी तनु ने अब ना रही, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करो? ताज के साथ साथ जैनिल भी काजू को हैरानी से देखने लगा कि काजू अचानक से ये क्या हो गया जो ये ऐसी बातें करने लगी। काजू आगे बोलने वाली थी, तभी पीछे से आवाज़ आई, कैसे लोग हो यार तुम लोग, मैं यहाँ मरी पड़ी हूँ और तुम लोगों को उसकी शादी की पड़ी है। सबने देखा तो तनु बैठकर उन सबको घूर रही थी। तनु को देखते ही काजू को छोड़कर ताज और जैनिल की आंखें फटी की फटी रह गई। जब तनु को उस सब की नज़रें अपने ऊपर दिखी तो तनु के चेहरे का रंग उड़ गया। अब काजू हाथ बांधकर तनु को घूरने लगी तो तनु ने दांत दिखा दिए। ताज आंखें फाड़े तनु की ओर बढ़ने लगा। तनु थूक गटकती हुई उठी और वहाँ से जाने लगी तो ताज ने उसका हाथ बाजू से पकड़कर कहा, व्हाट इज़ दिस? काजू तनु की ओर बढ़ते हुए बोली, करना क्या चाहती थी तू? तनु तुमने क्यों किया है? ये मजाक भी हद होती है, सब करना पड़ा। तनु ने मुंह लटकाकर कहा, ताज मुझसे बात नहीं कर रहा था इसीलिए मुझे। अब जैनिल ने आगे बढ़कर कहा, मतलब ये सब नाटक था? तनु ने मुंह हिलाकर कहा, हाँ, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो तो मैंने उस आदमी को पैसे दिए ताकि वो ताज से ये कह दे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और ताज हॉस्पिटल में आते ही कह दे कि मेरा बचना बहुत मुश्किल है। ताज ने गुस्से से तनु का हाथ छोड़ दिया तो तनु ने आगे कहा, वो डॉक्टर मेरी दोस्त है, इसीलिए मेरे कहने पर उसने कहा कि मैं मर चुकी हूँ। ताज ने आगे कुछ नहीं सुना, वो बाहर जाने लगा तो तनु ने खाली आंखों से काजू की ओर देखा। काजू ने तनु को ताज के पीछे जाने का इशारा किया तो तनु ताज के पीछे भागी। काजू ने लंबी सांस ली तो जैनिल ने काजू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलें? काजू जैनिल के साथ चलते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ?
मतलब मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं। जैनिल ने थोड़ी उदासी से कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना था, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम रियाज को हॉस्पिटल की ओर जाती हुई दिखाई दी तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। काजू ने जैनिल का हाथ पकड़कर कहा, चलो बताओ अब क्या हुआ। जैनिल काजू के साथ चलते हुए बोला, चलो बताता हूँ। तनु ताज के पीछे भागती हुई बोली, ताज मेरी बात तो सुनो यार। ताज गुस्से में अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो तनु ने पीछे से आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। ताज ने गुस्से से तनु को घूरा तो तनु ने मुंह लटकाकर कहा, तो और क्या करती मैं, तुम्हें बताओ। ताज कुछ नहीं बोला तो तनु आगे बोली, तुम्हें लगता मैं रियाज। ताज तनु की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी के साथ रहो। अब तनु गुस्से से भड़क उठी। उसने ताज के मुंह पर हाथ रखकर आंखें दिखाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। ताज ने आसपास देखा पाया तो आते जाते लोग उन दोनों को देखने लगे थे। ताज कुछ बोलने को हुआ तो तनु ने फिर से कहा, बोला ना चुप, अब मैं बोलूँगी और तुम सुनोगे, समझे। तनु कुछ बोलने को हुई तो पास से जाते हुए लोग उस पर उसकी नज़र पड़ी। तनु ने लोगों की ओर देखकर कहा, क्या है बे, अपना काम करो ना और मुझे अपना काम करने दो। अब तनु ताज की ओर देखकर बोली, देखो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और वो रियाज प्याज में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तनु ने ताज के मुंह से हाथ हटाकर कहा, तुम ना एक नंबर के लल्लू हो। मतलब यार, एक लड़की तुमसे बात करने के लिए अपने मरने का नाटक कर रही हो और तुम हो कि चुपचाप निकल रहे हो। ताज अब भी कुछ नहीं बोला तो तनु ने उसे घूरकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं उस प्याज से प्यार करती हूँ तो ठीक है। तनु ने मुंह बनाया और वहाँ से जाने लगी तो ताज ने उसे रोकते हुए कहा, तनु। तनु एक पल के लिए रुकी, फिर उसने मन ही मन कहा, अब मेरा नंबर है भाव खाने का। तनु वहाँ से जल्दी जल्दी पार्किंग साइड आई और अपनी बाइक लेकर वहाँ से चली गई। ताज भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो बार बार तनु को रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन तनु ने बाइक नहीं रोकी। वो जितनी तेज़ी से बाइक चला सकती थी उतनी तेज़ी से बाइक लेकर घर की ओर आ गई। कुछ ही देर में वो घर आ गई। ताज भी ठीक उसके पीछे घर पहुंचा। ताज ने तनु को रोकना चाहा, लेकिन तभी अभय वहां आते हुए बोला, तनु कहाँ थी बेटा। तनु अंदर की ओर जाते हुए बोली, नथिंग, कुछ नहीं डैडू, घूमने गई थी। अभय मुस्कुरा दिया और चला गया। ताज जल्दी से तनु के सामने आया। तभी मोमो बाहर आकर बोली, तनु यहाँ आ। तनु बिना ताज को देखे ही मोमो की ओर बढ़ गई तो मोमो तनु को अंदर ले गई। ताज खाली आंखों से देखता ही रह गया। राज का घर। हॉल में सब लोग शांति से बैठे किसी सोच में गुम थे। गौरी जी, राज, मोमो, अभय, कृति, तनु, मनु, काजू, रूप, सुधीर, जैनिल, मानव और ताज। कोई खड़ा था तो कोई सोफे पर बैठा था। काजू अपनी कमर पर हाथ रखकर, साथी चलूंगी बोली, नहीं मैं भी। जैनिल काजू को थोड़ा गुस्से से बोला, नहीं तुम नहीं चल सकती। काजू ने जिद करते हुए कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो तुम भी नहीं जाओगे, बस कह दिया तो कह दिया। जैनिल राज की ओर देखने लगा ताकि राज काजू को समझा सके, लेकिन राज ने कंधे उचकाकर कहा, काजू अपनी माँ की तरह जिद्दी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तभी मोमो काजू की साइड लेते हुए बोली, जैनिल तुम्हें काजू को ले जाना चाहिए बेटा, वहाँ खाने पीने से लेकर तुम्हारी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखेगी। मोमो के इतना कहते ही तनु और मनु हंसते हुए बोली, काजू और जैनिल का ख्याल रखेगी। कुछ हजम नहीं हो रहा। तनु ने काजू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कहीं जैनिल को ट्रेनिंग के दौरान काजू के लिए खाना बनाना और बर्तन ना धोने पड़ जाए, क्योंकि हमें नहीं लगता वो ये सब कर सकती है। जैनिल ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, आप सब समझ नहीं रहे हैं, बात काम करने की या फिर ज़रूरतों की नहीं है। मैं वहाँ सारे दिन ट्रेनिंग पर रहूँगा, ऐसे में काजू वहाँ क्या करेगी। कोई कुछ नहीं बोला तो काजू वहाँ से चली गई। काजू के जाते ही गौरी जी बोली, जैनिल बेटा तुम काजू को ले जाओ और साथ में मनु को भी ले जाओ। 1 महीने की ही बात है। मनु और काजू दोनों वहाँ, तुम दोनों जैनिल और मानो का ध्यान रख लेंगी और वो दोनों रहेंगी तो बोर भी नहीं होंगी। मनु का नाम सुनते ही मानो की आंखों में चमक आ गई। तभी मनु बोली, लेकिन दादी मैं ही क्यों। मनु के ये कहते ही तनु बोल पड़ी, दादी मेरी ओर तो देखना भी मत, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तनु रूप के पास आकर उसके गले में हाथ डालकर बोली, मैं तो रूप के साथ रहूँगी। गौरी जी ने खाली आंखों से मनु की ओर देखा तो मनु ने कहा, ठीक है मैं चली जाऊंगी। गौरी जी ने मनु को देखकर कहा, ठीक है तो फिर जाकर अपनी पैकिंग करो। मनु के साथ साथ रूप और तनु भी चली गईं। उनके जाते ही गौरी जी फिर बोली, बेटा तुम लोग 1 महीने की ट्रेनिंग करके आओ, तब तक रूप और सुधीर का भी फैसला हो जाएगा। रूप यहाँ सबके साथ रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा, हम सब उसे संभाल लेंगे। फिर तुम
सब वापस आओगे तब शादी के बारे में सोचेंगे। सबने गौरी जी की बात पर सहमति जताई। राज ने जैनिल की ओर देखकर कहा, जैनिल बेटा, जैसलमेर में मेरा एक दोस्त है, मैं उससे कहकर तुम्हारे रहने का इंतज़ाम करवा दूंगा। तुम चिंता मत करना और अपनी ट्रेनिंग मन लगाकर कंप्लीट करना। दोनों राज ने बारी बारी से जैनिल और मानो की ओर देखा तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। तभी कृति ने हंसकर कहा, जैनिल अब जाओ, तुम्हारी फूलन देवी को मनाओ, वो नाराज़ हो गई है तुमसे। जैनिल मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए बाहर आ गया, जहाँ काजू लॉन में अकेली बैठी थी। काजू झूले पर बैठी थी तो जैनिल भी उसकी साइड में आकर बैठ गया। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी और हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही चैनल पर अपलोड होगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट और प्यार के लिए।